नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। अर्थात चंपा निरक्षर है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। इसके कवि हैं त्रिलोचन। तो इसकी व्याख्या का दूसरा अंश हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक अंश पूर्व में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब वह कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि गांव की उस युवती चंपा से कह रहे हैं कि चंपा पढ़ लेना या शिक्षा प्राप्त कर लेना अच्छी बात है कि जब तुम्हारी शादी होगी, तुम गोने जाओगी अर्थात ससुराल जाओगी, तो कुछ दिन बाद तुम्हारा बालम अर्थात पति तुम्हारे साथ रहेगा और तत्पश्चात धनोपार्जन के लिए, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए वह कलकत्ता चला जाएगा। और कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है, तो बहुत दिन बाद तुम्हारे पास लौट के आएगा। तब तक तुम उसे संदेश कैसे दोगी, अर्थात पत्र, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता, लिखना ही नहीं आता है, तो तुम पत्र के रूप में उसे संदेश कैसे पहुंचाओगी और कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। जब उनका पत्र तुम्हारे पास आएगा तो तुम उनकी भावनाओं को कैसे समझोगी जो पत्र में अंकित हैं, अर्थात पत्र नहीं पढ़ पाओगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो यहाँ भावार्थ दिया हुआ है कि कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है तो वह स्पष्ट तौर पर मना कर देती है। कवि शिक्षा का लाभ गिनाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी। वहाँ तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रहकर नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है, ऐसे में तुम उसे अपने विषय में कैसे बताओगी, तुम उसके पत्रों को किस प्रकार पढ़ पाओगी। इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है। तो इसका शिल्प सौंदर्य है यहाँ कि शिक्षा के महत्व को सहज तरीके से यहाँ समझाया गया है। गांवों से महानगरों की तरफ पलायनवादी प्रवृत्ति को बताया है कि कैसे रोजगार के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग गांवों से महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन का यहाँ चित्रण है। संवाद शैली है गांव की युवती चंपा और कवि के मध्य। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा यहाँ खड़ी बोली है और खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, मुक्त छंद है। अगला काव्यांश है चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा, जब कवि चंपा को समझाता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, पढ़ाई के लाभ गिनाता है, तो चंपा कहती है कि तुम कितने झूठे हो कि तुम्हारे पति कलकत्ता चले जाएंगे। तो अपनी वेदना प्रकट करती हुई कहती है कि तुम झूठे हो और पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो कि मैं शादी नहीं करूँगी और अगर शादी करूँगी तो अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, अपने बालम अर्थात अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, उसे कलकत्ते नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। वज्र गिरना, तो वज्र गिरने से तात्पर्य है कि उस पर घोर विपत्ति आए, विपत्तियों का पहाड़ टूटे। तो यहाँ व्याख्या प्रस्तुत है कि कवि द्वारा चंपा को पढ़ने की सलाह पर वह उखड़ जाती है, बेचैन हो जाती है, वह कहती है, उदास हो जाती है। वह कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठ बोलते हो। जहाँ तक शादी की बात है तो मैं शादी ही कभी नहीं करूँगी। दूसरे यदि
कहीं शादी भी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। दूसरे शब्दों में, वह अपने पति का शोषण नहीं होने देगी। महानगरों की ओर जाकर परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात उस शहर पर भारी विपत्ति आए जो उसे अपने पति से दूर करेगा। वह अपने पति को उससे दूर रखेगी, कलकत्ते से दूर रखेगी। तो शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है यहाँ कि चंपा की दृष्टि में शिक्षित समाज शोषक है, कि शिक्षित समाज गांव के भोले भाले युवाओं का और लोगों का शोषण करता है, ऐसा दृष्टिकोण है चंपा का। चंपा का भोलापन यहाँ प्रकट हुआ है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण हुआ है। मुक्त छंद है, सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। बजर गिरे से शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है चंपा के द्वारा। संवाद शैली है, चंपा और कवि के मध्य अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इस अध्याय की व्याख्या पूर्ण होती है। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।